हेलो बालक और बालिकाओं, क्या हालचाल। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत फिर से हाजिर हुआ एक बार आपको परेशान करने के लिए, आपकी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, परेशान करने के लिए नहीं, आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए। तो अपन ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज अपन देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई है हिंदी में। अब वो जो कंप्लीट हुआ है, तो अब आपको और मुझे कितना आता है ये भी तो देखना बनता है। तो उसी एनसीईआरटी पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में डिस्कस अपन करेंगे, जिसके अंदर आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मैंने खुद से फ्रेम किए हैं, बनाए हैं। आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर होंगे। आपके ट्रू एंड फॉल्स प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, सही और गलत प्रकार के क्वेश्चन, वो भी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, आपके फिल इन दी ब्लैंक्स प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए हैं खुद से। कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पढ़ाई की है, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अब इस वीडियो में टर्म एंड कंडीशन क्या है, मैं लाइव नहीं लेता क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है बच्चों का ज्यादा। ठीक है, मुझे व्यूज का कोई मतलब नहीं है कितने होते हैं कितना नहीं होते। जो सीरियस बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो डेली कुछ मैसेज करते हैं, डाउट पूछते हैं, केवल उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो लाइव में नहीं लेता, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसमें टर्म और कंडीशन ये है कि जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट बोलूं, आपको उसका आंसर नोट कर लेना है नोटबुक में। कुछ समय में ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सही है या नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, जितने भी 10 20 15 40 क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पास, उन सबका आंसर आपको लिखते चलना है। और सबसे लास्ट में आप देखिएगा कितने सही और कितने गलत है। जो भी आपके गलत हुए हैं उसकी थ्योरी वापस आपको पढ़नी है, उस कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि नीट में और बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। यही तरीका होता है पढ़ने का। जो गलत हुआ उसे आपने छोड़ दिया, बोले खाना खाने के बाद पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता और सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो आप। तो स्टार्ट अपन करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। ऑल दी वेरी बेस्ट। नोटबुक लेके बैठेगा, नोट करते चलिएगा, कुछ अच्छा लगे तो आंसर नोट करते चलना है आपको। ये रहा आपकी प्रश्न पर, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। दिए गए चित्र में ए क्या है? ए क्या है? क्या है ए? ए है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या परागकोश, या तंतु। ये डायग्राम आपको जो चित्र दिया गया है ये आपको आना चाहिए किसका है। ठीक है, तो अगर आपको सोचना है तो आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा। ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जो डायग्राम है वो परागकण के टॉपिक में मिलेगा, जो नर संरचना है उसके अंदर आपको मिलेगा। और अपने को पता है कि इसमें टोटल जो लघु बीजाणुधानी वगैरह होती है उसमें टोटल 4 लेयर होती है। बाहर वाली 3 लेयर होती है वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है, अंतस्तोचा, अंतस्थिशियम और मध्य परत। जबकि सबसे आंतरिक जो होती है टेपिटम जिसे अपन बोलते हैं, वो यहाँ पर इसको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, इसको मतलब विकासशील परागकण को। ठीक है, अब बोलेगी 4 तो लिखा लेकिन ए नहीं लिखा था, आप ये क्यों बता रहे हो? तो ए क्या है यहाँ पर? ए जो है अभी परागकण, इसे अपन नहीं बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला विकासशील परागकण। तो विकासशील जो होगा मतलब अभी परागकण नहीं बना, उससे पहले की जो स्टेज आती है वो होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पादप जगत अगर आपने मेरा देखा है, जो मैंने पढ़ाया है, उसी से मैंने स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर को, कि जहां पर भी लघु लिखा आता है उसका मतलब होता है नर, और जहां पर भी गुरु लिखा आता है उसका मतलब होता है मादा। मादा इज ऑलवेज गुरु, नहीं। पत्नी जो होती है पति से सुपीरियर होती है, तो मादा जो होती है नर से क्या होती है, बड़ी होती है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक, नोट कर लीजिए अपना आंसर। परागकण होते हैं बेलनाकार, जिनका व्यास 25 सेंटीमीटर होता है क्या, या गोलीय, व्यास 25 से 50 मिलीमीटर नहीं है, इसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। तीसरा ऑप्शन लिखा है बेलनाकार होता है, व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर। और चौथा लिखा है असममितीय, व्यास 35 से 50 माइक्रोमीटर। तो ये तो रखने वाला है, याद रखने वाला है। परागकण जो है बेलनाकार नहीं होते हैं। डायग्राम आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, 2 लेयर होती है, बाह्य चोल, अंतचोल वगैरह इसके अंदर होता है, 2 कोशिका होती है, जननिक और कायिक कोशिका। ठीक है, तो गोलीय होता है, बेलनाकार वाले ऑप्शन को हटा दो, असममितीय को हटा दो, बचा एक। तो व्यास अगर आपको याद नहीं भी था तो 25 से 50 माइक्रोमीटर। कुछ एक चीजें तो आनी चाहिए आपको, तभी तो क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। चलो नेक्स्ट। असत्य कथन। सर्वाधिक ज्ञात सोचिए। दूसरा ऑप्शन स्पोरोपोलेनिन उच्च ताप और अम्ल से बच सकती है।
तीसरा, जनन छिद्र पराग की होता है। सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक अकार्बनिक सामग्री है। स्पोरोपोलिन में उच्च ताप कमी से बच सकता है। जनन छिद्र पराग की बाह्य परिसर होता है या फिर तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन से ही। स्पोरोपोलिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक बिल्कुल पदार्थ है, लेकिन क्या वो कार्बनिक है या अकार्बनिक है, यहीं से आंसर आ जाएगा। वो कार्बनिक है, अकार्बनिक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट से जाएगा। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। स्पोरोपोलिन उच्च ताप, अम्ल और क्षार से भी बच सकता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। जनन छिद्र पराग की बाह्य चोल पर होता है, बिल्कुल। दो होती है, एक बाह्य चोल होती है और दूसरी क्या होती है, आंतः चोल होती है। तो बाह्य चोल पर जहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है वहां जनन छिद्र होता है, जहां से क्या होता है, जो युग्मक होते हैं बाहर निकलते हैं और पराग नलिका का निर्माण होता रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन कोशिका के बारे में क्या सही है? क्या इसके अंदर एक केंद्रक होता है? क्या ये कायिक से छोटी होती है? क्या तर्कु रूपी घना कोशिका द्रव्य इसमें होता है? या एक से अधिक सही है या कोई भी सही नहीं है? जनन कोशिका, तो इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं स्टार्ट। कि ये जनन कोशिका होती है, पहली बात तो किसके अंदर होती है ये आपको आनी चाहिए। नर में होती है या मादा में होती है, तभी तो आप सोच पाओगे आगे। तो जनन कोशिका होती है परागकण में, और परागकण होता है नर। ये अपना बाह्य चोल होता है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की मैंने कोशिश की। ये अंतः चोल है, इस प्रकार का कुछ। बाह्य चोल में जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है वो जनन छिद्र होता है, ठीक। अब अंत्यचोल के अंदर जो झिल्ली होती है, इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य होता है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है जनन कोशिका और दूसरी कौन सी होती है, कायिक कोशिका। तो इस डायग्राम को देख करके आपको लग गया होगा कि जो कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है जनन से, कायिक से छोटी ऑप्शन सही है। केंद्रक देख सकते हैं, केंद्रक एक ही होता है। दो ऑप्शन सही हो गए, इसका मतलब एक से अधिक तो सही होगा। लेकिन फिर भी तीसरा ऑप्शन पर हम देख लेते हैं, तर्कु रूपी होती है, घना कोशिका द्रव्य होता है। ये भी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है। स्पिंडल शेप कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन वो क्लियर नहीं बता रहा, थ्योरी में लिखा है। आगे बात समझ में हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, 40% आवृत बीजियों में जनन कोशिका ए विभाजन द्वारा बी युग्मक बनाता है। मतलब आपको पता करना है कि जो एंजियोस्पर्म है 40%, उसके अंदर जनन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है और उस विभाजन से युग्मक कितने बनते हैं। अब बोले सर ये क्वेश्चन कहां से उठा लिया आपने, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है। सोचिए, आप अपना आंसर पोज कर लीजिए, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, मेरा फ्लो बिगड़ता है। तो एंजियोस्पर्म जो है, बोले साहब 60% एंजियोस्पर्म तो लिखा था आवृत बीजी, लेकिन आप 40% पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे? तो 60% एंजियोस्पर्म में लिखा है कि जो अधिकतर पादप है 60% एंजियोस्पर्म में, उसमें दो कोशी की अवस्थाएं होती है, दो युग्मक, ठीक है, जनन और कायिक कोशिका। तो एक एक उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन युग्मक की बात नहीं कर रखी है, ठीक है। एक ही है जनन कोशिका वाला है वो। अब लेकिन बाकी बचे हुए 40% है, उसके अंदर क्या होता है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन अगर इस प्रकार से कोई जनन कोशिका है, तो इसमें अगर समसूत्री विभाजन होता है तो ये यहाँ पर दो केंद्रक और जिसे युग्मक बोल रहे हैं आगे, वो बन जाते हैं। समसूत्री से वैसे भी क्या होता है, 1 से 2 बनता है, जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में बनता है 1 से 4। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन देखो, समसूत्री में 4 बिल्कुल गलत, अर्धसूत्री में 4, अर्धसूत्री तो होता ही नहीं, समसूत्री में तो यस, जबकि अर्धसूत्री में तो गलत, ठीक। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। दिया गया चित्र किसका है, बहुअंडपी युक्तांडपी गुड़ल का, बहुअंडपी युक्तांडपी पेपेवर का, एकल अंडपी गुड़ल का, एकल अंडपी, और इसे यहाँ ऑप्शन आएगा पेपेवर का, ठीक। तो सोचिए, एनसीईआरटी का डायग्राम बोले इसमें कैसे सोचिए सर, कुछ लिखा ही नहीं, वर्तिकाग्र लिखा है केवल। सो आई एम स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन। वर्तिकाग्र है मतलब मादा की बात हो रही है, मादा में जो स्ट्रक्चर है उसकी यूनिट को, कण इकाई को बोलते हैं अंडक। अब वर्तिकाग्र देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक से अधिक है, एकाधिक मतलब हो गया बहुअंडकी।
देख लो कौन कौन सा ऑप्शन में बॉन्ड भी लिखा, दो में लिखा है, ये हो गया एलिमिनेट। अब ये जो वर्तिकाग्र है क्या ये सब अलग अलग है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी पॉइंट पे? यस सर, जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट पर क्या है, जुड़े हुए, मतलब ये हुए युक्तांड पे जो दोनों ऑप्शन। रही बात पादप की, तो पादप का नाम तो आपको एनसीईआरटी में लिखा है किसका, गुड़हल का। दैट्स ऑल, आंसर इज फर्स्ट। ध्रुवीय केंद्रक होते हैं अंड उपकरण के ऊपर नीचे, साथ में अलग अलग पादप में अलग अलग होता है। ध्रुवीय केंद्रक कहाँ होते हैं? अंड उपकरण के ऊपर होते हैं, अंड उपकरण के नीचे होते हैं, अंड उपकरण के साथ में होते हैं, अलग अलग पादप में अलग अलग होता है। तो स्टार्ट अपन करते हैं। इस प्रकार का डायग्राम देखा होगा नहीं? यहाँ कहीं देखे होंगे ध्रुवीय, तो ये तो बीच में है सर, और जो अंड उपकरण है वो कहीं नीचे होता है सर, तो मतलब साथ में तो नहीं हो सकता, नहीं साथ में तो नहीं हो सकता है। बोले ऊपर होगा सर, कहीं ना कहीं ऊपर ही है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन ये भी इसका आंसर है या नहीं है बताओ सर। अब हिंट तो आपने दे दिया है सर, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा चलो आप गेस करो इसका आंसर। इसका फर्स्ट है, ठीक है, नीचे नहीं होता है। आपको ये आना चाहिए कि बीजांड द्वारी सिरा कौन सा होता है, उसी से आप सारा गेस कर। अरे यार ये बात समझ में नहीं? ये देखो, ये अंड है, अंड उपकरण यही कहीं है अपने पास ही, केंद्रीय कोशिका ध्रुवीय है, तो ये इससे क्या है, पर। ठीक है, डायग्राम देखोगे तो आ जाएगा। हिंट दे दिए, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, नहीं तो मजा आता है इस क्वेश्चन में। चलो, ए और बे क्या है इस चित्र में? ए प्रति व्यासांत और तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय प्रति व्यासांत, सहायक कोशिका और प्रति व्यासांत और प्रति व्यासांत और सहायक कोशिका। अरे सर अब वापस से आप आ गए उसी डायग्राम पे, उसी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ए क्या है? मुझे तो ये जो दिख रहा है ये मुझे पता है, ये ध्रुवीय है बस, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, उन्होंने डायग्राम भी आपको दिखा दिया था गलती से, अगर किसी ने देख लिया तो बता सकता है। नहीं, ये सहाय है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो बे क्या है? अरे साहब सहाय वाला हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटा देते हैं, मतलब इसमें से इसमें और इसमें से आंसर होगा। ठीक है, तो डायग्राम आपको आना चाहिए। डायग्राम आप देखेंगे तो ए जो है प्रति व्यासांत है और बे जो है तंतु रूप समुच्चय है। कुछ बालकों ने सोचा होगा कि ये सहाय है यहाँ पर, लेकिन सहाय ऊपर वाली है, बे वाली नहीं होती है, तंतु रूप समुच्चय, तंतु जैसी संरचना है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। ओहो, मजेदार क्वेश्चन। ये जो एरो है वो क्या दर्शाता है इस चित्र में? ये एरो है, ये एरो सहाय कोशिका को दर्शाता है, अंड कोशिका को दर्शाता है, अंड द्वार को दर्शाता है, बीजांड द्वार शीर्ष को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ये कैसे हो गया सर, कहीं नहीं लिखा, ये आप क्यों क्वेश्चन ऐसा करवा रहे? ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला है ताकि मैं चेक कर रहा हूँ आपको एनसीईआरटी आपने कितने अच्छे से पढ़ी है। नहीं, इसमें से पढ़ी इसको, इसमें ये एरो ऊपर है, इसमें नीचे है, किसको दर्शाता है? सहाय कोशिका वाले सिरे को दर्शा रहा है, क्या ये प्रति व्यासांत को दर्शा रहा है, इसलिए तंतु रूप समुच्चय को दर्शा रहा है नीचे? नहीं, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन थ्योरी में नहीं मिलेगा, डायग्राम के नीचे। इतना सा डायग्राम मैंने यहाँ से उठाया है। परिपक्व भ्रूण कोश का एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण है जिसमें ब्रैकेट में लिखा है, ये जो एरो है वो बीजांड का बीजांड द्वार शीर्ष दर्शाता है, इसको बीजांड द्वार को। तभी तो यहाँ से क्या होता है, जो पराग में लिखा है वो प्रवेश करती है, सहाय कोशिका हेल्प करती है, तंतु रूप समुच्चय हेल्प करती है उसमें। जिस यहाँ से ऊपर से आती है, अगर इस डायग्राम को इन्होंने उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? फोर्थ। मजा आया? मजा आया तो इस क्वेश्चन को देख के आप कमेंट जरूर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है एरो वाला, आया कि आपको नहीं आया, एरो करके लिख दीजिएगा, हाँ सब आया, हाँ सब नहीं आया। ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए। वाइला कनकोवा ऑक्सेलिस में सिर्फ उन्मीलिय पुष्प होते हैं। वाइला कनकोवा ऑक्सेलिस में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। सजात पुष्पी पादपों में अलग अलग पादपों के बीच परागण होता है, और पर निषेचन में आनुवंशिक रूप से समान पराग आते हैं। सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके लिए प्रश्न एक डेयरी मिल्क के लिए, आपको मिला एक डेयरी मिल्क, अगर आपने सही बता दिया इसका आंसर तो जो किटकेट खाता उसको किटकेट मिलेगा।
और जो इन दोनों में से कुछ नहीं खाता उसे कुछ नहीं मिलेगा। सोचा आंसर। वोइला कनका ऑक्सैलिस में सिर्फ उन्मिलीय पुष्प होते हैं। वोइला कनका ऑक्सैलिस में दो प्रकार के होते हैं पुष्प। सजात पुष्पी में अलग अलग पादपों के बीच परागण होता है और पर निषेचन में आनुवांशिक रूप से समान पराग आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है सेकंड। क्यों? क्योंकि वोइला कनका ऑक्सैलिस में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, उन्मिलीय और अनुन्मिलीय, जो दूसरे ऑप्शन में लिखा है। तीसरा ऑप्शन लिखा है सजात पुष्पी पादपों में अलग अलग पादपों के बीच परागण होता है। बिल्कुल नहीं, एक ही पादप के जो पुष्प होता है उसके अंदर होता है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। सही तो दूसरा था। चौथे ऑप्शन में लिखा पर निषेचन में आनुवांशिक रूप से समान पराग आता है। नहीं, पर निषेचन में आनुवांशिक रूप से ए समान पराग आता है। एनसीईआरटी में लिखा क्योंकि पादप जो है अलग अलग यहाँ से होते हैं। ए जीवीय परागण में सामान्य कौन सा है? कीट परागण, जल परागण, वायु परागण या कोई भी नहीं? ए जीवीय परागण में सामान्य कौन सा है? कीट, जल, वायु परागण या कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर होगा बताते हैं। दो प्रकार के परागण होते हैं, ए जीवीय और जीवीय। जीवीय में जो जीवित जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आते हैं। ए जीवीय में जो नॉन लिविंग होते हैं, जो जीवित नहीं है, वो आते हैं। और उसमें भी मेनली कौन सा आता है? एक चार्ट मैंने आपको बताया था, याद होगा तो। एक आता है वायु और दूसरा आता है जल। जबकि लिविंग में बहुत सारे आते हैं, कीट हो या मधुमक्खी जो है, पक्षी जो है, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। तो जो कीट परागण है वो तो आपके पास क्या हो गया? जीवी हो गया। तो इस सेट में ये गलत है। जल परागण और वायु परागण में से कॉमन कौन सा होगा? ये ए जीवी में। तो वायु परागण जो होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। वायु सब जगह होती है लेकिन जल सब जगह नहीं। नेक्स्ट, वायु परागित पुष्पों में प्राय अंडाशय में ए बीजांड और एक पुष्प क्रम में बी पुष्प गुच्छ होते हैं। तो ए और बी बताइए क्या? बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे ये एनसीईआरटी जब मैं देख रहा था वापस से, तब क्वेश्चन मैंने बना लिया ये। वायु परागित पुष्प में प्राय अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं और एक पुष्प क्रम में, क्रम लिखा है ये लेकिन ये पुष्प क्रम इस प्रकार का है, कितने पुष्प गुच्छ होते हैं? सोचा आंसर? बताऊं मैं? लिखा एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा मैं। एनसीईआरटी अभी कहाँ लिखा है? सो वायु परागित सामान्य है। सो इसी में क्या होता है? एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है और पुष्प क्रम में अनेक पुष्प गुच्छे हो सकते हैं। नहीं? देखो, वायु परागित पुष्प में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड और पुष्प क्रम में ए संख्य पुष्प गुच्छ का एनसीईआरटी में लिखा है ये। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे चलो। पानी द्वारा परागण खाली स्थान है, उसमें कितने जो है सीमित है? उसमें लिखा है, ये जो लिखा है शुद्ध हिंदी है, इसे तीन अपन पढ़ते हैं। तो 3 और 0 30 जाति में अधिकांश जो है द्विबीजपत्री है। 30 वंश में अधिकांश एक बीजपत्री है या 20 गण है, ठीक, ऑर्डर जिसे अपन बोलते हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री और 20 वंश के अधिकांश एक बीजपत्री। तो पानी द्वारा परागण कितने वंश, जाति, गण तक सीमित है और उसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आपको देखना है। डेटाबेस क्वेश्चन सीधा याद रखने वाला है। तो याद रखने वाला तो ये आपको यहाँ से मिलेगा कि ये जो है पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण जो है काफी दुर्लभ है, 30 वंशों तक सीमित है और वह भी अधिकतर एक बीजपत्री में। 30 वंश और अधिकांश एक बीजपत्री में। अच्छा क्वेश्चन था, हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंग कोशिका का निर्माण बिना अल्पसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित होता है। उपरोक्त प्रक्रिया क्या है? असंग जनन, बहुभ्रूणता, दोनों या कोई नहीं? कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित होता है। उपरोक्त प्रक्रिया कौन सी है? असंग जनन, बहुभ्रूणता, दोनों या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा असंग जनन। बिना निषेचन का भ्रूण होता है उसे बोलते हैं असंग जनन। बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक से अधिक भ्रूण बनना और अनिषेचन का मतलब बिना निषेचन के फल का बनना। तीनों ध्यान में रखना आपको। असंग जनन बिना निषेचन के बीज बनता है, अनिषेक फलन में फल बनता है और बहुभ्रूणता में एक से अधिक भ्रूण होते हैं। फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा बीज की जीवन क्षमता है, ठीक है, 20,000 साल, 2,000 साल, 10,000 साल या 1,000 साल। डेटाबेस क्वेश्चन है, ये याद रखना है। एक प्रकार का बीज है, खजूर जो है उसके एक जाति का बीज है, प्रजाति का। तो कितने साल के बाद भी अंकुरित हो सकता है, ऐसा मैंने पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे सोच करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। मुझे नहीं पता कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। और कमेंट आपको ये करना है, ABCD नहीं करना, क्योंकि वापस से वीडियो को खोल के मैं नहीं देखूंगा। आपको कमेंट करना है इस बीज का क्या 20,000 है, क्या 2,000 है, क्या 10,000 है, 1,000। हिंट मैंने आपको दे दिया, जिसको समझना है वो आ गया। आभासी फल का उदाहरण नहीं है सेब, रसभरी, अखरोट, केला। आभासी फल का उदाहरण नहीं है सेब, रसभरी, अखरोट और केला। तो इसका आंसर होगा केला, क्योंकि केला जो है ए निषेक फलन का उदाहरण है। बिना निषेचन के इसमें फल बनते हों और बीज भी नहीं होते हैं। आभासी फल जो होता है वो अलग यहाँ से होता है, फॉल्स फ्रूट बीज अपन बोलते हैं। सही कथन चुने। गैर एल्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है। उदाहरण गेहूं, मक्का। एल्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है। उदाहरण काली मिर्च। काली मिर्च और चुकंदर पर अवशिष्ट बीजाणु परिभ्रूणपोष होता है। हाँ बिल्कुल। और स्कोर तो लिखा सभी सही है, तो कौन सा सही कथन है? क्या सभी है, क्या कोई एक है ऊपर में से? तो गैर एल्यूमिनस में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उदाहरण इसके क्या है? गलत है। एल्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, लेकिन उदाहरण क्या है? गलत है। ठीक है। काले मिर्च और चुकंदर में अवशिष्ट बीजाणु का परिभ्रूणपोष होता है, बिल्कुल सही है। काले मिर्च और जो चुकंदर है, इसमें ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन ये क्या है? उदाहरण गलत। तो परिभ्रूण को अवशिष्ट बीजाणु का जो बीजाणु का रह जाता है वो परिभ्रूणपोष होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। ये इस पैराग्राफ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है, ये कहाँ गया? काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड का न्यूसेलस भी शेष रह जाता है, और वही क्या है? परिभ्रूणपोष है। बाकी देखो, गैर एल्यूमिनस की बात हो रही है तो इसमें मटर और मूंगफली इसका एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने क्या लिखा था, गेहूं और मक्का, वो इसका नहीं है। एल्यूमिनस में गेहूं, मक्का, बाजरा है। जो सेकंड ऑप्शन का जो है वो इसके अंदर ही आ जाएगा, जबकि मैंने काली मिर्च लिख दिया था। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। भ्रूणपोष में विभाजन होता है। मुक्त केंद्र की कोशिका द्रव्य, पहला कोशिका द्रव्य, फिर मुक्त केंद्र या एक से अधिक सही। भ्रूणपोष जो होता है, जिसमें जो एंड रिजल्ट होता है 7 सेल, 7 कोशिकीय, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 केंद्र की अवस्था जो आती है, ये अंतिम है, लास्ट। तो इसमें जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है? सॉरी, ये नहीं है इसका, सॉरी सॉरी सॉरी। भ्रूणपोष जो है इसका नहीं है ये। ये तो गुरु की अपन ने बात कर ली। मतलब भ्रूणपोष जो अपन ने बात की थी, एन और एन जो युग्मक थे, जब वो निषेचन होता है, द्विनिषेचन की, दोहरा निषेचन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है, उसकी यहाँ पर बात हो रही थी। कि ये थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला गया। तो भ्रूणपोष में विभाजन कैसा होता है? मुक्त केंद्र की कोशिका द्रव्य, पहला कोशिका द्रव्य, फिर मुक्त केंद्र की, और एक से अधिक सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक से अधिक से। इस प्रकार से होता है भ्रूणकोश, जिसमें एक केंद्रक होता है, समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 केंद्रक बनते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनती है। फिर 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं। इस प्रकार से बनते रहते हैं। तो जो केंद्रक होते हैं वो फ्री होते हैं, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन या मुक्त केंद्र की अवस्था। कुछ समय बाद में जो मुक्त केंद्र की अवस्था होती है, उसमें केंद्र के चारों तरफ भित्ति बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो गया है। तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इसमें तीसरे ऑप्शन में लिखा पहले कोशिका द्रव्य, तो ये गलत होता है। ठीक है। मुक्त केंद्र की भी होता है और कोशिका द्रव्य भी होता है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा एक से अधिक सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। दिया गया चित्र किसका है? घास के बीज पत्र का, एक बीज पत्री का, द्विबीज पत्री का, या एक से अधिक सही? बताओ। इसमें लिखा प्रांगुर, बीज पत्र, बीज पत्राधार, मूलांकुर और मूल। इसका जो आंसर होगा, आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा द्विबीज पत्रिका। ये गलत है। घास का बीज पत्र का नहीं है, क्योंकि घास जो होता है वो एक बीज पत्री में आता है, और वही अपने पास लिखा सेकंड में। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं बीज पत्र कितना है? 2 है, एक और ये, और 2 द्विबीज पत्रिका। ये क्या है? डायग्राम है। दिया गया चित्र दर्शाता है एक बीज पत्री में भ्रूण विकास के चरण, एक बीज पत्री में भ्रूण विकास के, एक द्विबीज पत्री में, सॉरी, एक द्विबीज पत्री में भ्रूण विकास के चरण, एक बीज पत्री में मूल विकास के चरण, और द्विबीज पत्री में भ्रूण और फल विकास के चरण। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया सर आपने, बिल्कुल एनसीईआरटी आपकी कितनी क्लियर है उसी के लिए मैंने ऐसा पूछा। तो चित्र ये क्या दर्शाता है? किसका विकास है? पहला तो आपको देखना है क्या ये एक बीज पत्री है, द्विबीज पत्री है। उसके बाद में किसका विकास कर रहा है? मूल का, भ्रूण का, या फल का? सोचो, वीडियो पॉज करके आंसर मैं बताता हूँ। आंसर आप देख सकते हो।
एक द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास के चरण। इस डायग्राम को आप देख के बता सकते हो कि इसमें बीज पत्र कितने हैं, 1 और 2। तो द्विबीजपत्री वाला जो ऑप्शन है वो देख लो आप। फल की बात नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है द्विबीजपत्री में, और ये केवल एक ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी एक बीजपत्री वाला वैसे ही गलत है। द्विपुंसन होता है एक लिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में बोरा वस्त्रण के समान विधि या एक से अधिक सही है। द्विपुंसन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इमैस्कुलेशन, किसमें होता है तो बताता हूं मैं आपको। 2 टॉपिक पढ़े थे अपन ने, विपुंसन और बोरा वस्त्रण। जो पुष्प उभयलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा एक के अंदर ही होते हैं, कुछ इस प्रकार से, तब उसमें विपुंसन करवाया जाता है, क्योंकि ये जो परागकण यहीं से इसमें आ जाएंगे, इसको रोकना है अपने को। ठीक है, सजात पुष्प जो हो रहा है उसमें रोकना है अपने को, एक ही पुष्प के जो परागण हो रहा है उसे रोकना है अपने को। तो रोकने के लिए अपन यहाँ से या तो इसे काट लेंगे नर वाले को, या मादा को काट लेंगे। तो विपुंसन द्विपुष्पी द्विलिंगी पुष्प में होता है, एक लिंग में नहीं होता। एक ऑप्शन सही हो गया। बोरा विस्तरण के समान विधि नहीं है। बोरा विस्तरण में क्या करते हैं, इसको काटने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, इसे पॉलीथीन से या बटर पेपर से इसे कवर कर लेते हैं, वो होता है बोरा विस्तरण। तो ये समान विधि नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो कौन सा है, दूसरा। तो ये रहे आज के प्रश्न इतने। और भी जब भी टाइम मिलता रहेगा अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस में पोस्ट करता रहता हूँ, आप सेलेक्ट करते रहिएगा। ठीक है, कितना स्कोर हुआ है ये तो हो गया, ठीक है। कितना स्कोर हुआ है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सीरियस है, कितने गलत हुए और कितने सही हुए वो भी मुझे आप बताइए। ठीक है, सो ये आज का लेसन हुआ है। उम्मीद मैं करता हूँ आपने काफी एंजॉय किया है, मैं तो करता हूँ ऐसा। ठीक है, मेरा तो जब भी मैं बैठता हूँ पढ़ाने के लिए तो मुझे तो मजा ही आता है, ऐसी कोई नहीं मैं जोर जबरदस्ती से करता हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई को बर्डन ना समझे, पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, रुचि बनाए किताबों में, किताबों से दोस्ती करने की। ठीक है, सो अगर किसी प्रकार का डाउट है आपको तो या तो कमेंट मुझे कर दीजिए इस वीडियो पे, या आप इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमावत से सर्च कीजिए और वहां अपने डाउट की पिक्चर सेंड कीजिए। डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ काफी बच्चे पूछते भी हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू, ऑल दी वेरी